हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी एसएससी बीएसएससी आपकी जो एग्जाम है उसके लिए जो एक स्पेशल क्लास हम लोग करने वाले हैं, बिहार स्पेशल। इसके अंदर में हम लोग महामैराथन करेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को मैं आज यहाँ पर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर में ये है कि जितने देर बच्चे वेट कर रहे थे उतने देर वो लोग क्विज कर रहे थे, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, एक दूसरे से जो है क्वेश्चन पूछते हुए जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। तो टीचिंग परीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर में हर एक बच्चा, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के उद्देश्य से यहां पर मैं आया है। ये टॉपर्स की लिस्ट वाले बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक हैबिट बन चुकी है पढ़ने की। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। फेल्यूर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। ठीक है, कई बार होता है ना कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने ये उसको इस तरीके से लेना है पॉजिटिवली कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि एक बार फिर से आप जो है ट्राई कर सकते हो और फिर से जो है आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास में कोई टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर हमने सारी की सारी जो है सारी की सारी जो क्विज है उसको मल्टीपल अटेम्प्ट के अंदर में रखा हुआ है। आप बार बार अटेम्प्ट दे सकते हो। आप जो है क्वेश्चन को बुकमार्क करके रख सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। ये सारे फीचर्स का इस्तेमाल आपने करना है ताकि आप मोर इंटेलिजेंट, मोर नॉलेजेबल, मोर सक्सेसफुल होकर निकले। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बिहार का रेफरेंस है, ठीक है, और जी बिल्कुल ये टीआरई 4 के लिए भी आप लोगों के लिए काम की है और एईडीओ के लिए भी। ठीक है, बताइए जल्दी से। मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने, ठीक है, मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने, जो बिहार के लिए जो उसकी एक शाखा थी, उसने मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में, आप लोगों को पता है कि लाहौर प्रस्ताव जो है वो 23 मार्च, ठीक है, 1940 को पास हुआ था। तो उसके समर्थन में, ठीक है, बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? ठीक है, तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में प्रस्ताव पास हुआ, तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद ही मनाया होगा। तो कब मनाया था ये बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसके समर्थन में 13 अप्रैल 1940 को, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो मनाया गया था। ठीक है, या फिर 19 अप्रैल को, या फिर आप लोगों का 14 अप्रैल को। तो आंसर जो कि यहाँ पर मैं, जब मैंने कहा यहाँ पर में कि आप लोगों का 23 से 13, तो आप, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पर में जैसे ही मैंने यहाँ पर में 23 लिखा वैसे ही बच्चे यहाँ पर में 23 लिखने लगे, 13 लिखने लगे यहाँ पर में। बट एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर मैं ये क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है लिखना है यहाँ पर में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप लोगों को देखिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जब मैंने आप लोगों को एक उसके नीचे वाला आंसर बताया, आप लोग वहां लिखने लगे। ठीक है, जब आप सही आंसर लिखोगे, या जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो फाइनल आंसर मैं आपको बताऊंगा वो लिखोगे, आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो 19 अप्रैल, ठीक है, 1940 को ये मनाया था इन्होंने पाकिस्तान दिवस, बिहार के विभिन्न हिस्सों के अंदर में। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए मार्क करिए आप लोग। और यहां पर एक्चुअली मैं एक चीज देख रहा था कि अलग अलग आंसर आ रहे थे, जैसे ही मैंने सी आंसर लिखा वैसे बच्चे लिखने लगे। मतलब आप लोग जो है फॉलो कर रहे हो अच्छे से, और ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप लोग 19 अप्रैल 1940, जल्दी से लिखिए। अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये चीज। ठीक है, लाइफ लॉन्ग अब आप लोगों को ये चीज याद रहेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को याद रहेगा। और ऐसे ही हर एक संभव चीज, जो पेडागोजी की जितनी भी स्किल्स होती है, जितनी भी तरीके होते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव जितनी भी ट्रिक्स होती है जिससे बच्चों को याद करवाया जा सकता है, ठीक है, उनके दिमाग के अंदर में मेमोरी बनाई जा सकती है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, चलो, तो आंसर यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 अप्रैल 1940। जल्दी से लिख देंगे हर एक बच्चा, जल्दी से। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को लेकिन एक चीज यहां पर मैं लिख देनी है कि लाहौर प्रस्ताव जो है कब आया था, लाहौर का प्रस्ताव, ठीक है, 23 मार्च 1940 में। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव भी इसको बोला जाता है, पाकिस्तान बनाने की मांग को यहां पर में अनुमोदित किया गया था। ठीक है, चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। केवल एक लाइक दूर हम लोग 500 से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे। अब देखिए यहां पर में, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देखिए बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स काफी सारे लोग चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, आपको पता है श्री कृष्ण सिंह जी जो बने थे पहले मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस से थे। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पहले नॉन कांग्रेस, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन बने थे?
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहले नॉन कांग्रेस कौन थे, तो 1967 से 68 के बीच में एक छोटे समय के लिए नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे जन क्रांति दल से, ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा ये नॉन कांग्रेसी, ठीक है, लीडर थे जो चीफ मिनिस्टर बने थे। ये चीज याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। भोला पासवान शास्त्री जो लोग बोल रहे हैं, देखिए वो दलित एक जो है ना, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने आंसर लगाना है, बट अदरवाइज अगर आप लोगों से नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बोल दिया जाए तो आप लोगों का आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, 1967-68 के अंदर में ये बने थे, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1967 से 68 के बीच में ये बने थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, इसकी टेस्ट कितने लोग चाहते हैं कि इसकी टेस्ट हो जाए? अगर आज मैक्सिमम लोग यहां पर में जो है इस सेशन को लाइक कर देते, शेयर कर देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज की भी हम लोग एक टेस्ट ले लेंगे जल्दी से। जितने लोग चाहते हैं सबसे पहले तो यहां पर मैं बता दीजिए हाथ ऊपर करके। और आप लोगों के लिए आज एक गिफ्ट भी है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में मैं उसका अनाउंसमेंट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर में, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। किसके द्वारा 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया था? तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, मुगल एम्पायर, ठीक है, बहादुर शाह जफर अरेस्ट हो गए थे सिपाही म्यूटिनी के समय में, ठीक है, दिल्ली के अंदर में। तो आप लोगों से यहां पर में पूछा जा रहा है कि किसने उनको अरेस्ट किया था? दिल्ली का, पूरे भारत का बादशाह। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेजर विलियम हडसन, ठीक है, जो हडसन है, विलियम हडसन, इसने 20 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था दिल्ली से। फिर इनके ऊपर में मुकदमा चलाया गया और इनको मुकदमा चला के बाहर भेज दिया गया था। कौन से देश में भेज दिया गया था, जल्दी से बता सकते हो आप लोग मुझे? बहादुर शाह जफर को कहां पर में निर्वासित कर दिया गया था, कहां भेज दिया गया था, जल्दी बताएंगे आप सभी। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जो है स्टूडियो के ऊपर में भी लाके रखिए वो जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसको, ताकि हम बड़े स्क्रीन पे दिखा सके बच्चों को, और स्लाइड में भी लगा दीजिए। ठीक है, तो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर जो है फ्रेंड्स, इनको अरेस्ट किया था विलियम हडसन ने। कौन सी तारीख को अरेस्ट किया था ये भी आप लिख दीजिए, और कहां भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है, बर्मा रंगून के अंदर में इनको भेज दिया गया था, जहां पर में 1862 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो विलियम हडसन के द्वारा अरेस्ट किया गया था बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कौन से जो है एरा में या कौन से शासन काल के समय में पूरा हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर में दो तीन चीजें बन सकती है। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये बनी थी आपके गुप्त काल के समय में। ठीक है, गुप्ता काल के समय में बनी थी ये। ओके, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बनाया था, तो कुमारा गुप्त ने बनाया था, कुमारा गुप्त। अब मैं आप लोगों के लिए यहां पर मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि कुमारा गुप्त 1 2 3 4 किसने बनवाया था? जल्दी से लिख देंगे आप लोग, एक कोशिश तो करो। ठीक है, कुमार गुप्त 1 है, कुमार गुप्त 2 है, 3 है, 4 है, कौन है जिसने बनवाया था? ठीक है, गुप्त समय काल के अंदर में। नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग किसने कराई थी, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे। मैंने एक चीज देखी है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन, उसमें कुमार गुप्त 1 2 3 4 दे दिया। बच्चे उस समय में कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने कुमार गुप्त पढ़ा था सिर्फ। मैंने आपको बार बार बोला है कि कुमार गुप्त 1 है, वो याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि कुमार गुप्त बहुत सारे हुए हैं इनके समय काल में। तो कुमार गुप्त 1 जो है, कुमार गुप्त 1, इसके समय में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश के थे जिन्होंने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आप लोग इतने स्पीड में आंसर कर रहे हो कमेंट के अंदर में, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर में 1000+ लाइक कंप्लीट होंगे, वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी है। ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर रिवील करूंगा। ओके, चलिए, बट उससे पहले एक आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स गिफ्ट। आप में से जितने भी बच्चे बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप ऐसे ही चाह रहे हो कि आपकी आपकी ये सारी चीजों की प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, हाई लेवल प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाए, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है, ठीक है, बीपीएससी एईडीओ, इसका कोर्स केवल आज के लिए, केवल आज रात 12 बजे से पहले पहले के लिए, ठीक है,
और पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए केवल 599 रुपीज के अंदर में हमने अवेलेबल करवा दिया है, क्योंकि काफी सारे बच्चों की जो रिक्वेस्ट थी, तो केवल आपके लिए 599 रुपीज के अंदर में आज रात 12 बजे तक, ठीक है, आज रात 12 बजे तक के लिए केवल, ठीक है। तो यहां से अनाउंसमेंट से आज रात 12 बजे तक के लिए आप लोगों के लिए केवल 599 रुपीज के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में इसका प्राइस वापस से जो है रिस्टोर हो जाएगा जैसा था वैसा पहले। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाकर, ठीक है, या फिर आप नीचे में जो लिंक दी गई है उसके ऊपर में से आप लिख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, एक बार टीम जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर में भी इसको दिखा देंगे, तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, केवल आज रात 12 बजे तक के लिए आपके पास में ये ऑफर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। बिहार के किस जिले में है ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य? और अभी हाल ही में कौन सा जो है एक रामसर साइट जोड़ा गया है बिहार के अंदर में? बिहार के अंदर में जो नया रामसर साइट जोड़ा गया है उसका नाम बताओ। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब के ऊपर में आभा मैम ने आप लोगों के लिए क्लास भी ली थी। कितने लोगों ने देखी है वो क्लास? रामसर साइट 94 रामसर साइट। चलिए, तो देखिए यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, नेगी और नकटी जो है ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है, जमुई में। और जमुई आप लोगों को ऑप्शन के अंदर में दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। चलिए ओके, काफी सारे बच्चे यहाँ पर में वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखी है वो क्लास, हाथ ऊपर करके दिखा भी रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो आपने आभा मैम की वो क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर में उन्होंने अच्छे से बताया आप लोगों को न्यू जो रामसर साइट है उसके बारे में, और इसमें नेगी नकटी का भी उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, जमुई के अंदर में लोकेटेड है। ओके, तो नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है। ओके, और इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया माना जाता है लाइफ टाइम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, क्योंकि काफी सारे पक्षी यहाँ पर में उनका निवास स्थान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोगाबेल लेक जो है कहां पर में है? कटिहार में है, जिसको अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। इसको मिलाकर बिहार में कितने रामसर साइट हो चुके हैं? चलिए जल्दी से, मेरे बताने के पहले आप सभी के सभी आंसर कर देंगे, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, गोगा बिल जो लेक है, गोगाबिल झील है कहां पर में, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहां पर में है? कटिहार के अंदर में है, कटिहार में। ओके, कटिहार जिले के अंदर में। भारत की ये 94th नंबर की साइट है, और बिहार की कितने नंबर की है? ये 6th नंबर की। तो बिहार के 6 जो है रामसर साइट्स के नाम बता सकते हो क्या आप लोग? 6 के 6 देखते कितने लोग आंसर लगाते हैं इसका, ठीक है, कमेंट के अंदर में। चलो फिर मैं लास्ट में आप लोगों को एक बार बता भी दूंगा, तब तक आप लोग कमेंट के अंदर में लगाते रहिए। अब देखिए यहां पर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना अंश 25 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है। अब जितने भी बिहार के अंदर में जनसंख्या है, ठीक है, अब उनकी कुछ ना कुछ एज होंगी, कोई जो है बस उस समय में 2011 में अभी अभी पैदा हुआ होगा, कुछ 1 साल के होंगे, कुछ 2 साल के होंगे, कोई 3 साल के होंगे। अब 2011 के अंदर में 25 वर्ष से कम आयु के थे, लेकिन अब 2000 अगर कोई मान लो 24 साल का था उस समय में, 2011 से आप लगा लीजिए, ठीक है, 14 साल भी अगर आप जोड़ दोगे तो वो बच्चा कितने साल का हो चुका होगा? 24 साल का। तो इसी वजह से समय समय पर, ठीक है, जरूरी हो जाता है डेटा को कलेक्ट करना। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? तो 60% लोग थे उस समय में। अभी हमारे भारत के अंदर में जनगणना जो है प्रस्तावित है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 25 वर्ष से कम में तो 24 साल का भी आ जाता है, मान लेते कोई 20 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो भाई अब वो 20 साल का कहाँ रहा? अब तो 11 मतलब 14-15 साल के बाद में 34-35 साल का हो गया वो, ठीक है। तो डेटा ऑब्सिलीट हो चुका है ये, लेकिन स्टिल एग्जामिनर तो सवाल यही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती यही से सवाल पूछे जाएंगे आपके। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 60% जो लोग थे वो 25 वर्ष से कम आयु के थे बिहार के अंदर में, और इनका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया अगर सरकारों के द्वारा, ठीक है, तो हम जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो खो देंगे, ठीक है। चलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वाज बिहार डिवाइडेड इनटू ड्यूरिंग अकबर रेन? अकबर के समय के अंदर में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे? देखिए बीपीएससी ऑडिटर का क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है। तो अकबर के समय काल के अंदर में बिहार जो है कितने डिवीजन के अंदर में, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर में डिवाइडेड था? तो 7 डिवीजन के अंदर में डिवाइडेड था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी ऑडिटर के अंदर में आ चुका है, कहीं पे भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जो बिहार वाला इलाका था, अकबर के समय काल के अंदर में 7 उसको हिस्सों में बांटा गया था, 7 हिस्सों के अंदर में, ताकि उसका प्रशासन सही से चलाया जा सके। ठीक है। अब एक और चीज पूछी जा सकती है आप लोगों से, एक क्वेश्चन ये कि बंगाल और बिहार के ऊपर में अकबर ने कब कब्जा किया था? ठीक है। तो बंगाल और बिहार का जो इलाका है, ये वाला इलाका अकबर के कब्जे में कब आ गया था पूरा? तो ये आया था 1576 में, 1576 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बंगाल और बिहार के इलाके के ऊपर में अकबर की विजय कौन से साल में हुई थी? 1576 में। ठीक है। नाउ बिहार में वो कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है जो बिहार के अंदर में? बाकी के कहां कहां पर में स्थित है ये भी आप लोग बता दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार के अंदर में मौजूद है? नैवेली की बात करूं मैं तो ये आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु में। ठीक है। तालचेर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा में। वही अगर हम लोग बरौनी की बात करेंगे तो ये बिहार के अंदर में है। बिहार के कौन से जिले के अंदर में, ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप बाकी के भी याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इस बार ये ना पूछे बिहार में कौन सा है, ये पूछ ले कि नैवेली कहां पर में मौजूद है। ठीक है। कोल रिजर्व भी है वहां पर में, तो नैवेली कहा है, तालचेर कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ओके। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। नुमालीगढ़ कहां पर में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाड़मेर कहा है, राजस्थान के अंदर में। ठीक है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, आईओसीएल की। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है। तो ये लिस्ट है जो आप लोगों को प्रोवाइड की है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में प्रोवाइड वापस से भी कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए, बिहार यूथ लीग, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1928 के अंदर में। ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार के उस समय के जो युवा नेता थे, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण टाइप के जो लोग थे, उन लोगों ने इसका निर्माण किया था। बाद में 1934 के अंदर में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके अंदर में इसका विलय कर दिया गया। ओके। तो बिहार यूथ लीग 1928 के अंदर में इसका गठन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अकबर एनेक्स बंगाल एंड बिहार टू मुगल एम्पायर इन, कौन से साल में अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? हर एक बच्चा कमेंट करके आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए आज बीपीएससी एईडीओ का कोर्स आज रात 12 बजे से पहले पहले तक जितने भी लोग एनरोल करना चाहते हैं 599 के अंदर में है। ठीक है। केवल आज के लिए ये ऑफर है आप लोगों के लिए। कल से वापस से उसका जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर में वो रिस्टोर हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों ने लगा दिए फ्रेंड्स, 1576, 1576 के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है बाबू कुंवर सिंह? ठीक है। बाबू कुंवर सिंह कहां से संबंधित है? तो आरा से संबंधित है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है। आरा से। ओके। बाकी उन्होंने कहां से नेतृत्व किया, कहां पर में नेतृत्व दिया, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है, आप लोग बेसिकली इसमें उन्होंने पटना में भी नेतृत्व दिया था एक समय के अंदर में। ठीक है। दानापुर के अंदर में, भागलपुर के अंदर में भी उन्होंने नेतृत्व दिया। लेकिन कहां से संबंधित है ये बोला है, कहां से बिलोंग करते हैं, तो वो आरा से बिलोंग करते थे। आरा, जगदीशपुर आरा से ये बिलोंग करते थे। ठीक है। चलिए
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? इनमें से कौन सी वाली बिहार के अंदर में लोकेटेड है? 69वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, आपको सारे के सारे बताने हैं। अगर आप सारे बता पाते हो तो इसका 1 नंबर गिनिएगा आप लोग, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप सभी लोगों ने। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मैं, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा बिहार के अंदर में ही है, ठीक है, बिहार में पश्चिमी चंपारण में। ओके, दुधवा जो है ये आप लोगों को मिलेगा यूपी के अंदर में, ठीक है। गजनेर जो है ये आप लोगों को राजस्थान के अंदर में मिलेगा, ठीक है। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार के अंदर में है, मुंगेर जिले के अंदर में। तो आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग बताएंगे अब। तो आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए, आप लोग आंसर करेंगे यहां पर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों ने आंसर्स यहां पर में लगाने होते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से आंसर लगाइए कीजिए आप लोग। ओके, तो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध बिहार के अंदर में है। दुधवा कहां पर में है, दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य आप लोगों को राजस्थान के अंदर में मिलेगा, ठीक है। कभी भी गजनेर भी पूछा जा सकता है अलग से आप लोगों के लिए, ठीक है। और भीम बांध मुंगेर जिले के अंदर में सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है बिहार का, ठीक है, भीम बांध। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। और ये पूरा का पूरा आप लोगों को एक मैप के थ्रू भी सारी की सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर में। और साथ ही साथ एडीओ के कोर्स के अंदर में मैं आपको ये जैसे वापस से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं इसके अंदर में, ठीक है, वो आज जुड़ सकते हैं। 599 रुपीज के अंदर में आप लोगों का आज, ठीक है, आज रात 12 बजे तक आपके पास में ऑफर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर घाटी के आखिरी जो सुल्तान थे, ठीक है, यूसुफ शाह चक उनका नाम था। उनको बिहार से कौन से मुगल एम्परर ने निकाल दिया था, ठीक है। तो उनको निकाल दिया था अकबर ने, ठीक है। बिहार उनको कश्मीर से निकाल दिया था और उनको बिहार में भेज दिया था। बिहार में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये यूसुफ शाह चक जो है उनकी कब्र बिहार में ही है। मैंने इसको आप लोगों को जो हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट वाली जो क्लासेस है उसके अंदर में करवाया था क्वेश्चन आपको मैंने, ठीक है। तो यूसुफ शाह चक जो है उनकी कब्र कहां पर में है, ठीक है। तो नालंदा के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इनकी कब्र मिलेगी, ये आप लोगों ने याद रखना है, नालंदा में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा के अंदर में। नालंदा जिला जब हमने पढ़ा था उसके अंदर में आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। यूसुफ शाह चक इनकी कब्र यहीं पे आप लोगों को मिलेगी, नालंदा के अंदर में। वो कब्र दिखाया भी था मैंने आप लोगों को। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में वहाबियों के वहाबी आंदोलन जो सैयद अहमद बरेलवी ने चलाया था, ठीक है। सैयद, ये पूछा जा सकता है कौन थे इसके नेता, सैयद अहमद, ठीक है, बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी पटना में उसका केंद्र था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो अरब में इस आंदोलन को शुरू किए थे, ठीक है, बाद में भारत के अंदर में इसको बढ़ाने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी को दिया जाता है। पटना में इसका मुख्य केंद्र था, ठीक है। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल की सीमा को भी छूता है और नेपाल की भी, ठीक है। तो एक ही ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है, ठीक है, वो है किशनगंज। और बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि क्या पूर्णिया उसको छूता है, ठीक है, तो पूर्णिया जो है बिल्कुल पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है, कटिहार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किशनगंज जो है ये पश्चिम बंगाल की सीमा को भी छूता है, नेपाल की भी। अगर ऐसा पूछा जाता आपसे नेपाल प्लस पश्चिम बंगाल, तो केवल किशनगंज आंसर होता। लेकिन
केवल पश्चिम बंगाल पूछा है, इसलिए पूर्णिया और कटिहार भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखिएगा, 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ओके, तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोला जाए, एक क्वेश्चन बना भी दीजिए टीम, नेपाल प्लस पश्चिम बंगाल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है कि बरौनी तेल संशोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने आंसर कर देना है इसका। तो आप लोगों का आंसर आगे होगा फ्रेंड्स, बेगूसराय के अंदर में लोकेटेड है बरौनी तेल संशोधन संयंत्र। सभी लोग लिखेंगे बरौनी कहां पर में है, ठीक है, तो बेगूसराय के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बताना है आप लोगों ने, हु इन्वेडेड साउथ बिहार इन 1529 बट वाज डिफीटेड बाय शेर खान। ठीक है, किसने जो है हमला किया था 1529 में दक्षिणी बिहार पर, लेकिन शेर खान या जो शेरशाह सूरी था, जिसको फरीद खान के नाम से भी जाना जाता था, उसने हरा दिया था। ठीक है, तो नुसरत शाह जो है ये बंगाल का शासक था। ठीक है, नुसरत शाह बंगाल का शासक था। उसने जो है याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि बिहार के दक्षिणी हिस्से के ऊपर में आक्रमण किया था और बहुत ही खतरनाक तरीके से शेरशाह सूरी ने उसको हराया था। ठीक है, जिसको शेर खान, और शेर खान को बेसिकली फरीद खान उसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, बाद में उसने शेर शाह की उपाधि भी धारण की। तो नुसरत शाह को उसने हराया था। बिहार सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का 2016 में, वापस से कभी भी पूछे जाने की संभावना है। आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है कि कौन से साल में हमला किया था। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक जिला हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था शाहबाद। आपको बताना है कि ये शाहबाद जिला 2 पार्ट में तोड़ा गया था। ठीक है, कौन से साल में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शाहबाद जिला है ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, 1972 में 1972 के अंदर में क्या हुआ था, इसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया। 2 हिस्सों में, कौन से जिलों में तोड़ा गया था, कौन से 2 जिले बने थे, शाहबाद जिले थे। चलिए एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। ठीक है, शाहबाद जिले से 1972 के अंदर में कौन से 2 जिले बनाए गए थे। ठीक है, 1972 इसका आंसर है, बताओ। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ऐसे आप लोगों ने करना है यहाँ पर में। ठीक है, इससे भोजपुर, ठीक है, भोजपुर और रोहतास, ये 2 जिले बने थे। अब उसके बाद में भोजपुर से कौन सा जिला निकला और रोहतास से कौन सा जिला निकला, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखेंगे आप लोग, भोजपुर से, ठीक है, बक्सर जो जिला है ये बना था। ठीक है, बक्सर, और रोहतास से अलग हुआ था कैमूर। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप समझ लीजिए ये 4 जिले मिलाकर अकेला शाहबाद जिला हुआ करता था, कितना बड़ा होगा आप सोच लीजिए। ठीक है, तो शाहबाद जिला भोजपुर और रोहतास में 2 हिस्सों में टूटा था, बाद में फिर बक्सर और कैमूर बाद में बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। 10 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने। और जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा सके। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, और कमेंट के अंदर में आप सभी लोगों के आंसर्स आते रहने चाहिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ में। ठीक है, उड़ीसा के साथ में नहीं करता अब। ठीक है, पहले उड़ीसा एक समय था जब बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, उड़ीसा के साथ में नहीं करता है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में, ठीक है, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के साथ में और झारखंड के साथ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। देखो बिहार बिहार युवक संघ जो है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि बिहार युवक संघ जो है
या बिहार यूथ लीग की जो है उसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में। वैसे ही पटना युवक संघ या पटना यूथ लीग भी इसको बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर में। आप लोग बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो उससे एक साल पहले, जैसे इसकी 1928 में हुई बिहार यूथ लीग की, इसकी हुई थी 1927 के अंदर में। मैंने आपको ये पटना यूथ लीग, पाटलिपुत्र यूथ लीग सारे के सारे आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। ओके, पाटलिपुत्र युवक संघ जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की इसकी स्थापना हुई थी 1929 के अंदर में। ठीक है, 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई, पटना पटना यूथ यूनियन या पटना यूथ लीग भी उसको बोला जा सकता है। ठीक है, पटना नाम आ जाए तो 1927 में, पाटलिपुत्र नाम आ जाए तो 1929 के अंदर में, और बिहार आ जाए तो बीच में। ठीक है, मतलब बिहार जो है पटना पाटलिपुत्र के बीच में, ऐसा कुछ तो भी याद रख लो आप लोग। ओके, पटना 1927, ठीक है पटना। ओके, बिहार युवक संघ या बिहार यूथ लीग 1928, और पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र 1929। शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इतना। सब हर एक बच्चा जल्दी से ये टाइप कर दो, तीनों के तीनों, तीनों टाइप कर दो आप लोग। ये आता है बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, गुड। चलिए, पाटलिपुत्र और पटना तो चलो पटना के अंदर में इनको बनाया गया था। बिहार युवक संघ जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना मोतिहारी के अंदर में हुई थी, ये याद रखना, 1928 में। ठीक है, मोतिहारी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को फैक्चुअल जो है ये पता होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर बाकी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस बिहार शासक के बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? तो बेसिकली आप लोगों को जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जाना पड़ेगा, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मखदूमपुर नाम का जो शहर है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बराबर की पहाड़ियां जो है वो मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया, ये आप लोग बता देंगे मुझे। उससे पहले मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके ऊपर में, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया, ये आप लोग मुझे बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बाद में आया था बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, और अशोका। इन तीनों के जो है आपको बताना है कि कौन से धर्म जो संस्था है उससे इनका संबंध था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था, बिंदुसार कौन से परंपरा या धर्म को मानता था, और अशोका कौन से धर्म को मानता था। ठीक है, ये आप लोग बता देंगे मुझे। चलिए, तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिहार के ऊपर में राष्ट्रपति शासन जो है अब तक 8 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, सबसे पहली बार कब लगाया गया था ये आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले कब लगाया गया था, और लास्ट टाइम कब लगा था ये भी मुझे बता देंगे आप लोग। ठीक है, लास्ट टाइम, और पूरे भारत के अंदर में सबसे पहली बार, पूरे भारत के अंदर में सबसे पहली बार जो है वो फर्स्ट टाइम जो है कब लगा था, और कौन से राज्य में लगा था ये भी बता दीजिएगा आप लोग मुझे। ठीक है, पूरे भारत के अंदर में। ओके, तो अगर मैं एकदम फास्ट आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मैं राष्ट्रपति शासन बिहार के अंदर में 1968 के अंदर में पहली बार लगा था, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद हो गया। ठीक है, 2005 में लास्ट टाइम लगा था। ठीक है, ये आप लोगों को याद हो गया। अगर अभी भी बिहार के अंदर में मान लीजिए कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, फिर सब किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, कोई सरकार नहीं बना पाते, तो 22 नवंबर लास्ट डेट है। 22 नवंबर के बाद में अगर सरकार नहीं, विधानसभा नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा वहां पर में। पहला राज्य जो था वो था पंजाब, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, जहां पर में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, सबसे पहला राज्य पंजाब जहां पर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ओके, ये प्लीज इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ 1937 38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या आयोजन किसने किया था? बकास्त आंदोलन, देखिए क्या होता था ना कि बेसिकली अगर किसी किसान ने, ठीक है, जमींदार का जो रेंट है या उसका जो टैक्स है वो नहीं दिया है, तो उसका उसकी जमीन के ऊपर में कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है, उसको उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, बोलते थे कि बकास्त उसने नहीं दिया, बकाया उसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो इस जमीन को बकास्त जमीन बोल दिया जाता था, और जो जिस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए उसको बकायेदार बोल दिया जाता था। तो बकास्त जमीन वापस लेने के लिए, जिस जमीन को बकास्त बोल दिया गया है, ठीक है, वो जमीन वापस लेने के लिए बकास्त आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसका नेतृत्व किया था बिहार के अंदर में।
ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, बर्खास्त आंदोलन। ठीक है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। आपको बताना है शेरशाह का मकबरा कहां पर में स्थित है, एकदम फास्ट जल्दी से बताइए, और कितने कोण हैं इसके, कितने कोण, ठीक है, कितने कोण वाला है। तो जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा जो है आपको मिलेगा फ्रेंड्स सासाराम रोहतास के अंदर में, सासाराम के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा, और ये अष्टकोणीय है, 8 कोण है इसके अंदर में। ठीक है, 8 कोने, अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 8 कोणों वाला मकबरा सासाराम के अंदर में लोकेटेड है। सूर तालाब नामक जो झील है उसके अंदर में लोकेटेड है ये, अफगान साहित्य कला के अंदर में इसको बनाया गया था। तो कौन से ताल में बनाया गया, सूर ताल के अंदर में बनाया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने, सूर तालाब सासाराम के अंदर में। और शेरशाह का असली नाम क्या था, तो प्लीज ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, फरीद खान इसका ओरिजिनल नाम था, फरीद खान। ओके, फरीद खान। 1545 के अंदर में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, और अपनी मृत्यु से पहले ही उसने अपना मकबरा जो है वो बनवा लिया था कि कभी भी अगर मरूं तो मुझे यहां पर मैं लाकर दफनाना। ठीक है, तो विच सूफी ऑर्डर वॉज फेमस संत मानेरी ऑफ बिहार एसोसिएटेड विथ, ठीक है, बताइए। जो एक सूफी संत है, ठीक है, संत सरफुद्दीन मानेरी, ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, वो कौन से सिलसिले से बिलोंग करते थे। देखिए एक्चुअली सूफी परंपरा के अनुसार, ठीक है, कोई एक उनका उस परंपरा का संस्थापक होता है, और उन्हीं के नाम पर पूरा का पूरा सिलसिला चलता है, उनके जो पूरे के पूरे अनुयायी होते हैं, फिर उनके अनुयायी के अनुयायी, फिर उनके अनुयायी के अनुयायी, ये पूरी जो एक श्रृंखला या चेन चल रही होती है उसको सिलसिला बोला जाता है। ठीक है, तो ये फिरदौसी सिलसिले से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो संत सरफुद्दीन मानेरी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, फिरदौसी सिलसिले से बिलोंग करते थे, सरफुद्दीन मानेरी। ठीक है, बिहार शरीफ के अंदर में इनकी दरगाह है, कहां पर में दरगाह है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सरफुद्दीन मानेरी की दरगाह जो है बिहार शरीफ के अंदर में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, बिहार शरीफ के अंदर में। तो फिरदौसी सिलसिले से बिलोंग करते थे ये, बीपीएससी 1995 में। और आप लोग कितने लोगों का जन्म हो चुका था इस समय में, जल्दी बताइए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका जन्म हो चुका था 1995 में, हाथ ऊपर करो जल्दी से, और जिसका नहीं हुआ था, सर नहीं हुआ था बोल दीजिए, या अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन का वापस से उद्गम कब होता है, 2021 के अंदर में फिर से उद्गम हो गया। इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा ने आप सभी लोगों के लिए, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर आपको पता ही होगा कि जो भी पेड स्टूडेंट है किसी भी कोर्स में आपने लिया, चाहे एडीओ ले रखा है आपने या बीपीएससी ले रखा है, तो 1400 जो 49 रुपए का जो कोर्स है आप लोगों का 10,000 एमसीक्यूज वाला, वो केवल आप लोगों को 199 में उपलब्ध करा दिया है पेड वाले स्टूडेंट को। बाकी बच्चे अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया है तो वो 1449 रुपए में अलग से भी ले सकता है उसको। ठीक है, लेकिन जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए केवल 199 के अंदर में, तो वो भी जाके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग देख सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 2021 में उद्गम हुआ, इसी वजह से आपके लिए वो 10,000 क्वेश्चन उपलब्ध कराया है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है उसके पीछे, बहुत एफर्ट्स लगे हैं। व्हाट इज द नव नालंदा महाविहार नोन फॉर, नव नालंदा महाविहार जो है ये किस लिए फेमस है। देखिए नौ नालंदा महाविहार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग, इसकी स्थापना हुई थी 1951 के अंदर में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, नौ नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई थी, 1951 में की गई थी, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन। ठीक है, नौ नालंदा महाविहार जो है वो कौन सी भाषा के लिए, कौन सी भाषा के अनुसंधान के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर में आता है, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, पाली भाषा के अनुसंधान संस्थान के रूप में ये फेमस है। ठीक है, पाली भाषा के विकास के लिए इसको बनाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है। ओके, तो नव नालंदा महाविहार का ईयर कौन सा है, स्थापना का वर्ष, ठीक है 1951। किस उद्देश्य से बनाया गया था, पाली भाषा के विकास के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको बनाया गया। ठीक है, पाली और बुद्धिज्म जो है इसके अंदर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पाली और बुद्धिज्म इसमें। चलिए ओके, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्टली। प्लीज इसको याद रखिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, लेकिन इसको प्लीज रिवाइज कर लो कौन सी भाषा के लिए है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप सभी के सभी। चलो
देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ ड्यूरिंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ड्यू टू फूड पॉइजनिंग इन 1917। 1917 में गांधी जी को बचाया था उसने। शोभा को सर 2 बेबी है। ये RDX R.K। भाई आप शोभा के जो है पर्सनल असिस्टेंट हो, ठीक है, कि शोभा बताएंगी नहीं कि उसके 2 बेबीज है और आप बताओगे उनके लिए। तो शोभा मैम बड़े बड़े व्यक्ति लग रहे हैं मेरे को, उन्होंने देखो PA रखा हुआ है कमेंट करने के लिए, मतलब कमेंट करने के लिए उन्होंने पर्सनल असिस्टेंट रखा हुआ है। चलिए, तो फूड पॉइजनिंग से किसने बचाया था? बतख खान, जो बतख मियाँ है उन्होंने बचाया था, ठीक है। उन्होंने जो है गांधी जी को बता दिया था ये फूड पॉइजनिंग वाला जो राज है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बतख मियाँ। तो बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचा ली थी, गांधी जी को उन्होंने बता दिया था। तो यही होता है ना कि बेसिकली जो है जो वो चाहते थे कि जो है गांधी जी को बचा लिया जाए, तो उन्होंने गांधी जी को जाकर बता दिया। अगर वो गांधी जी के बारे में नहीं सोचते, नहीं बताते, तो आज शायद इतिहास कुछ अलग हो जाता। तो यही पता चल जाता कौन अपना है कौन नहीं है करके। किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? बताइए जल्दी जल्दी से। और एक बार जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जिन लोगों ने लाइक कर दिया है। तो 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना, ठीक है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी हो जाएगा, स्थापना। स्थापना किसने की थी अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना मजहरुल हक ने की थी, ठीक है। और ये लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे। इस कमेटी की बात कर रहा हूं मैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की, ठीक है, 1920 में जो स्थापित हुई थी वो वाली, ठीक है। चलो, वेयर इज द टॉलेस्ट विश्व शांति स्तूपा इन वर्ल्ड लोकेटेड इन बिहार? बिहार के अंदर में ही दुनिया का सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड है। बताइए, वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में? पिन टू द पॉइंट आंसर करना है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नालंदा जिले के राजगीर में लोकेटेड है, ओके। तो इसी वजह से पिन टू द पॉइंट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी होगा। राजगीर आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स की जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। 5 पहाड़ियों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो विश्व शांति स्तूपा बिहार के नालंदा जिले के राजगीर के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। और इसको गुप्त काल के समय में बनाया गया था। बाद में जो है फ्रेंड्स इसको गुप्त काल के कुमार गुप्त ने इसको अपने आश्रय से, अपने दान से उसको बनवाया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी के समय में इसको इसको नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको वापस से फिर से इसको रिक्रिएट किया गया, ठीक है। तो विश्व शांति स्तूपा, ओके, 400 मीटर हाइट के ऊपर में है, ठीक है, रत्नागिरी हिल्स के ऊपर में, राजगीर के रत्नागिरी हिल्स के ऊपर में 400 मीटर हाइट के ऊपर में लोकेटेड है ये। किस नदी का संगम स्थल पटना के पास गंगा नदी में है? जुबी जी आ रहा है, बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है। कमेंट भी आपका भी, आंसर करिए जल्दी से। बताइए। देखिए, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहां पर मैं, ठीक है, कि पुनपुन नदी है, सोन नदी के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? सोन नदी कहां पर में मिलती है? बताइए जल्दी से।
आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग। बताइए जल्दी से कि सोन नदी का जो संगम है पटना में गंगा नदी के पास में कहां पर में होता है? सोन नदी का संगम पटना में या बिहार में कहां पर में होता है? कोसी नदी की बात नहीं कर रहा मैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर में कौन सी नदी है जिसका संगम पटना के पास में है? ठीक है, तो पटना के पास बोला है ना, यहाँ पर में पटना के आसपास में जिसका भी संगम होता है, तो दो नदियां है जिसका संगम पटना के आसपास में होता है। ठीक है, तो एक तो है सोन नदी पटना के आसपास में, और पुनपुन नदी फतुहा के अंदर में पटना के आसपास में। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्योंकि यहां पर में क्या हो रहा है, आपका दो नदियां है जो पटना के पास में हो रही है, पटना में नहीं हो रहा, पटना के पास में हो रहा है, तो पटना के पास में दोनों नदी आ गई यहाँ पर में। ओके, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन ऑफ दी अबव का आंसर है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो बिहार की कोसी नदी जो है फ्रेंड्स, ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। इसका उद्गम कहां से होता है ये बता देंगे आप सभी के सभी। इसका उद्गम स्थान कहां पर में है? तो ये नेपाल के अंदर में है इसका उद्गम स्थल, नेपाल। ओके, नेपाल ने इस पर डैम वगैरह बनाए रखे हैं, और नेपाल कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस पानी यहां से छोड़ देता है, तो बिहार के अंदर में बाढ़ जैसे हालत आ जाते हैं। ठीक है, और एक्सेस पानी होने की वजह से कई बार ये अपना रास्ता जो है वो बदल लेती है। ठीक है, या कई बार बारिश ज्यादा होने की वजह से भी पानी इसके अंदर में बहुत ज्यादा आ जाता है। ओके, तो अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए कोसी नदी फेमस है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चल, कोसी नदी कहां पर में, कौन से जिले के अंदर में गंगा नदी में मिलती है, ये आप मुझे बता देंगे जल्दी से। नाउ राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? किसको बुलाया था उन्होंने? ठीक है, आओ जी पधारो हमारे देश। ठीक है, तो बात है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। वहां गए, ठीक है, लखनऊ सेशन के अंदर में, और उनसे मुलाकात की। ठीक है, और उनसे मुलाकात करके उनको मनाया कि आप हमारे यहाँ आइए, स्पेशली चंपारण में, चंपारण में जहां पर में किसानों से 3 कठिया, ठीक है, 3 कठिया सिस्टम के तहत उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। तो किसको राजी किया था? गांधी जी को राजी किया था। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ये आप लोगों को देख सकते हो टीआरई 2 का ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने आंसर करना है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि आज, केवल आज 12 बजे से पहले पहले जितने भी लोग एनरोल करना चाहते हैं बीपीएससी एईडीओ के कोर्स में टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में, केवल 599 रुपीज के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। आज रात 12 बजे तक का आप लोगों के पास में समय है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, और नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए डायरेक्टली। ओके, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? फेमस क्वेश्चन है ये बहुत। अच्छा एक चीज और ये है, आप बताइए मुझे यहां पर में कि गया अधिवेशन जो है जो बिहार में हुआ था, कौन से साल में हुआ था ये? 1922 के अंदर में। अध्यक्ष कौन थे इसके, इस सेशन के? ये भी आप मुझे बता देंगे। चित्तरंजन दास थे, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका आंसर कर दीजिए आप लोग।
जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को आज ये इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अध्यक्ष का नाम, ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। कल हम यहाँ से इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, और मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट के अंदर में बताया हुआ है, ठीक है। और एक चीज और है आप लोगों के लिए कि आप सभी लोग, ठीक है, मुझे आज कमेंट के अंदर में ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पर मैं अभी पहले से पढ़ के रख ले, जिनकी हम रिवीजन करें, ठीक है। तो वो टॉपिक्स के नाम आप लोग लिख दोगे, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आप उनके नाम यहाँ पर में लिखोगे, ठीक है। और हम उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स के जिन बच्चों ने अगर टॉपिक लिखा है तो आप खुद भी लिख देंगे, और बाकी लोगों ने जो लिखा है उसको आप ये भी कर दीजिएगा, आप वहां पर में बेसिकली वहां लिख दीजिएगा, ठीक है। उनके कमेंट को लाइक भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने लिखा हुआ है। आप जो जो भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे लिख दीजिए, आप सभी के सभी, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर में उसको करेंगे। बाकी हाँ, एडीओ के कोर्स के अंदर में जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं अभी के अभी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर दीजिए, या आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या नीचे में लिंक्स दी गई है उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके भी आप लोग जा सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, केवल आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर है, कल से या आज रात 12:01 से वो ऑलरेडी अपने पुराने प्राइस के ऊपर में वापस चला जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। जो भी आप लोग टॉपिक यहाँ लिख रहे हो ना, कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सर जी, पोस्ट भी बहुत अच्छी बनाई थी टीपी पर, पोस्ट भी बहुत अच्छी थी रामसर साइट वाली। चलिए, देखिए कितना प्यारा है, यहाँ पर मैं रामसर साइट की पोस्ट के बारे में भी बताया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जिन्होंने भी बनाया था प्लीज हाथ ऊपर कर देंगे हमारी टीम में से ही, ठीक है, जिन्होंने भी वो पोस्ट बनाया था, बहुत अच्छी बात है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। अच्छा, यहाँ पर मैं पोस्ट बनाई थी हमारे आदित्य सर ने, चलिए, गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी एडीओ का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।